हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डी केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड डिस्कस करेंगे। तो एक चीज़ आपको पहले हम बता दें कि जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है कोवैलेंट बॉन्ड का, ये क्यों आया था। क्योंकि जो लुईस कॉन्सेप्ट था वो शेप ऑफ मॉलिक्यूल या फिर आपका बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो उन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड आया। ये जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड है, इसमें आपके तीन कॉन्सेप्ट हैं। पहला आपका है वैलेंस बॉन्ड कॉन्सेप्ट या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको हम शॉर्टली वीबीटी भी बोलते हैं। दूसरा आपका कॉन्सेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। थर्ड आपका कॉन्सेप्ट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको हम शॉर्टली MOT बोलते हैं। तो ये जो तीन आपके कॉन्सेप्ट हैं, जो रूल्स हैं या जो मेथड्स हैं या थ्योरीज़ हैं, ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड है। सभी में केवल कोवैलेंट बॉन्ड की ही चर्चा की गई है और सभी में कुछ ना कुछ आपको बताया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है, ये जो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन है, इसके बारे में हमें जानकारी देता है। दूसरा जो हाइब्रिडाइजेशन है, ये हमें शेप ऑफ मॉलिक्यूल बताता है। और थर्ड जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये हमें बॉन्ड ऑर्डर बताता है। तो देखिए, जितनी भी आपकी थ्योरीज़ हैं, जो भी आपके तीन ये कॉन्सेप्ट्स हैं, इनमें कुछ ना कुछ ज़रूर है। तो हम एक एक करके सभी को जानेंगे। सबसे पहला आपका है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में इनके जो पॉस्टुलेट्स हैं, जो आपके फीचर्स हैं, फोर्स में हैं, इनको आपको लर्न रखना है, क्योंकि इनसे मल्टीपल चॉइस या फिर असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में मिलते हैं। तो यहाँ पर पहला जो इसका रूल है, जो आपका एजम्पशन है, वो ये है, कोवैलेंट बॉन्ड तभी आपका फॉर्म होता है जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के पास आते हैं और ओवरलैप करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड व्हेन टू वैलेंस ऑर्बिटल्स, जो आपके वैलेंसी ऑर्बिटल्स हैं वो कैसे होने चाहिए, हाफ फील्डेड होने चाहिए। फुल फील्डेड जो ऑर्बिटल्स हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। कोवैलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड व्हेन टू वैलेंसी ऑर्बिटल्स हाफ फील्डेड बिलोंगिंग टू द डिफरेंट एटम्स ओवरलैप ऑन ईच अदर, यानी कि जब वो एक दूसरे पर ओवरलैप करते हों। इसी में एक और भी मेजर पॉइंट है, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द एरिया बिटवीन द टू बॉन्डिंग एटम्स इंक्रीजेज एज द रिजल्ट ऑफ ओवरलैपिंग, यानी कि जो आपकी ओवरलैपिंग है, जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है बिटवीन द एटम, ठीक है। ज़्यादा मोर ओवरलैपिंग हाई डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बिटवीन द एटम, देयर बाई इंक्रीजिंग द स्टेबिलिटी ऑफ रिजल्टिंग मॉलिक्यूल। और जितना ज़्यादा आपका ओवरलैपिंग होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका मॉलिक्यूल होगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका बॉन्ड होगा। और यूँ कह सकते हैं, जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो आपका जो मॉलिक्यूल है वो भी ज़्यादा स्टेबल होगा। सेकेंड जो आपका फीचर है वो ये है, द प्रेजेंस ऑफ मैनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंसी सेल ऑफ एटम इनेबल it to form multiple bonds with other atoms. The paired electron in the valency cell do not take participate in the formation of chemical bond. तो हम यहाँ पर जो आपका सेकेंड पॉइंट है, ये बोलता है कि जो आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अगर किसी भी एटम में या ऑर्बिटल में एक से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वो आपका मल्टीपल बॉन्ड्स क्रिएट करता है अदर एटम से, ठीक है। हो सकता है कि वो पर एटम हो या फिर डिफरेंट एटम्स के बीच में हो। तो ये आगे भी जब एग्जांपल्स आप करेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरा, इसी में एक चीज़ और भी है कि जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कभी भी, वैलेंसी सेल के जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं वो कभी भी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो ये दो चीज़ें आप बेसिकली ध्यान रखिएगा। थर्ड जो आपका पॉइंट है, कोवैलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल एंड आल्सो पैरेलल टू द रीजन करस्पॉन्डिंग टू द एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यानी कि जो आपका ओवरलैपिंग होती है जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, तो ये जो आपका कोवैलेंट बॉन्ड है वो एटम्स की तरफ डायरेक्टेड होता है, यानी कि वो एक डायरेक्शनल प्रॉपर्टी शो करता है। मैंने आपको डाइपोल मोमेंट बताया था, तो डाइपोल मोमेंट जो है आपका वो कोवैलेंट बॉन्ड्स में भी होता है, ठीक है, आयनिक बॉन्ड्स में भी होता है। मैंने आपको बताया था कि जो डाइपोल मोमेंट है, जो डायरेक्शनल नेचर है या जो आपका कोवैलेंट नेचर है, वो फजन रूल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं आयनिक कंपाउंड्स के लिए। और जो आपका जनरल रूल था डाइपोल मोमेंट वाला, वो आपका कोवैलेंट बॉन्ड के लिए होता था। तो यहाँ पर जो आपका कोवैलेंट बॉन्ड है वो डायरेक्शनल नेचर का होता है, उसकी एक डायरेक्शन होती है, ठीक है, टुवर्ड्स द ओवरलैपिंग। नेक्स्ट है आपका सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर डिफरेंट पैटर्न
दैट द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप, यानी कि जो इसमें देखिए जो कोवलेंट बॉन्ड है वो या तो सिग्मा होगा या फिर पाई बनेगा। ओवरलैपिंग जो आपकी है, यहाँ पे ओवरलैपिंग की हम चर्चा कर रहे थे सबसे पहले वाले पॉइंट में। तो जो ओवरलैपिंग है आपकी वो या तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगी या फिर आपका पाई बॉन्ड फॉर्म करेगी। तो ये जो आपके सिग्मा एंड पाई अभी देखिए आपके लिए नया है, बट इनको अभी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं अभी इसी वीडियो में। तो जो आपके सिग्मा एंड पाई बॉन्ड होते हैं वो डिफरेंट होते हैं ओवरलैपिंग में, ठीक है। कैसे होते हैं यहाँ पे देख सकते हैं। सिग्मा जो होते हैं वो एक्सियल ओवरलैपिंग के थ्रू बनते हैं, जबकि आपका जो पाई बॉन्ड है, जो आपका पाई बॉन्ड है यहाँ पे, ये आपका सिग्मा पाई बॉन्ड जो है वो लेटरल ओवरलैपिंग या फिर साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। जो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनकी साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर इसके नोट्स बनाना चाहते हैं तो। अब हम जानेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं जो सिग्मा और पाई बॉन्ड की भी हम चर्चा कर रहे थे। तो अब हम जानेंगे कि जो सिग्मा बॉन्ड है वो कैसा होता है, कैसे बनता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अ केमिकल बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाई एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज नोन है सिग्मा बॉन्ड। यानी कि जो एक्सियल ओवरलैपिंग है उसके थ्रू जब बनता है कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड तो उसको हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। तो एक चीज़ और भी यहाँ पे जानने वाली है कि जो आपका नोडल प्लेन है, ध्यान रखिएगा, जो नोडल प्लेन होता है वो सिग्मा बॉन्ड जब फॉर्म होता है उनके बीच में जैसे दो जो आपके न्यूक्लियस होते हैं, जो आपके दो ऑर्बिटल्स हैं उनके न्यूक्लियस होते हैं, उनके बीच में कोई नोडल प्लेन नहीं होता है। जबकि पाई बॉन्ड जो होता है उसमें एक नोडल प्लेन होता है या हो सकता है, नोडल प्लेन्स उसमें हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक सिंपल सी बात ध्यान रखिएगा, सिग्मा बॉन्ड में कोई भी नोडल प्लेन नहीं होता है। ये थोड़ी सी नई चीज़ है, ध्यान रखिएगा। अब देखेंगे यहाँ पर टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। जो भी हम एक्सियल ओवरलैपिंग की बात कर रहे थे इसमें हम ये देखेंगे कि कितने टाइप से एक्सियल ओवरलैपिंग हो सकती है और किस किस तरह से आपका सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो सकता है। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहला आपका है एस एस ओवरलैपिंग। इसका मतलब ये है, ये एस एस लिखा हुआ है, मतलब ये है कि दो आपके एस ऑर्बिटल जब एक्सियल ओवरलैप करते हैं तो आपका सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। तो यहाँ पर ये हम देखेंगे। तो जो आपका एस ऑर्बिटल है उसका शेप कैसा होता है, मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में आपको डिस्कस किया था। जो आपका एस ऑर्बिटल है वो स्फेरिकल शेप में होता है। अगर यहाँ पर दो एस ऑर्बिटल आपस में एक्सियल ओवरलैप करें, यहाँ पर ये भी आपका एस ऑर्बिटल है और ये भी आपका एस ऑर्बिटल है, दोनों जब एक्सियल ओवरलैप, यहाँ पर मेंशन कर देते हैं इसको, एक्सियल ओवरलैपिंग, ठीक है, दोनों एक दूसरे की तरफ आते हैं और एक दूसरे पर ओवरलैप हो जाते हैं कुछ इस तरह से। इस तरह से ये इसका था, ये इसका है। तो यहाँ पर जो ओवरलैपिंग वाला पोर्शन है वो ये है आपका, इसको हम शेड किए दे रहे हैं ग्रीन से। ये आपका जो पोर्शन है ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसको हम यहाँ मेंशन किए दे रहे हैं ऊपर। ये जो आपका पोर्शन है इसे बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। और ये कौन सा सिग्मा बॉन्ड है, नीचे ये जो ओवरलैपिंग है ये कौन सी ओवरलैपिंग है, एस एस ओवरलैपिंग, ठीक है। ऐसे ही एस और पी में भी हो सकता है, यानी कि एक एस ऑर्बिटल अगर ओवरलैप करे पी ऑर्बिटल से, ये आपका एस ऑर्बिटल है। अगर ये एक पी ऑर्बिटल से ओवरलैप करता है, देखिए पी ऑर्बिटल जो है आपका,
जो शेप है उसका डम्बल्ड शेप होता है। मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले वीडियोस में डिस्कस किया है, तो जो लोग नहीं जानते हैं शेप कैसे ये यहाँ पर आ गया है इस तरह से, तो उसको ज़रूर वॉच करें। एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले पार्ट में हमने उसको डिस्कस किया है। ये दोनों जब आपके एक्सियल ओवरलैपिंग करेंगे, एक्सियल ओवरलैपिंग, तो यहाँ पर ये इस तरह से एक बॉन्ड आपका फॉर्म होगा। ये आपका s ऑर्बिटल हो गया और ये आपका p ऑर्बिटल हो गया। तो यहाँ पर ये जो पोर्शन बना हुआ है इसे हम बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। ये आपका क्या है, सिग्मा बॉन्ड। और यहाँ पर ये जो ओवरलैपिंग है इसे हम बोलते हैं sp ओवरलैपिंग, ध्यान रखिएगा, sp ओवरलैपिंग। आई थिंक बहुत आसान है। थर्ड आपका है p एंड p ओवरलैपिंग। इसमें दोनों p ऑर्बिटल आपके एक्सियल ओवरलैपिंग करते हैं। तो यहाँ पर इस बार हम दोनों p ऑर्बिटल लेने वाले हैं। ये एक p ऑर्बिटल दूसरा p ऑर्बिटल से ये भी आपका p ऑर्बिटल है और यहाँ पर आपका बनेगा, ये एक्सियल ओवरलैपिंग करेंगे दोनों। बहुत आसान है, समझ लीजिए। डायग्राम से जितना अच्छा समझ में आएगा उतना अच्छा शायद थ्योरेटिकल नहीं आएगा, तो इसलिए मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ कि डायग्रामिकली ही आपको रिप्रेजेंट किया जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये इस तरह से बनेगा। पहला p ऑर्बिटल ये आपका हो गया, दूसरा p ऑर्बिटल ये आपका हो गया, और यहाँ पर ये जो पोर्शन है आपका जो ओवरलैप हुआ है इसको बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो ये इस तरह से एक्सियल ओवरलैपिंग ये ऐसे होती है, हमेशा ध्यान रखिएगा। और ये जो ओवरलैपिंग है इसको बोलेंगे p ओवरलैपिंग, ठीक है। यहाँ पर ये जो बॉन्ड बना है इसे क्या बोलेंगे, ये आपका सिग्मा बॉन्ड है। तो देखिए बहुत आसान है। तीन आपकी ओवरलैपिंग है। यहाँ पर देखिए डी ऑर्बिटल भी आपका आ सकता है, डी इसके साथ भी सिग्मा बॉन्ड बना सकता है, डी पी के साथ भी बना सकता है, एंड डी ऑर्बिटल जो है वो आपका डी के साथ भी बना सकता है। यहाँ पर और भी बहुत सारी ओवरलैपिंग्स हैं जो सिग्मा बॉन्ड के लिए अलाउड हैं, बट वो हम इसलिए नहीं यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्योंकि ये जो आपका सिलेबस है अकॉर्डिंग टू NCERT जो आपको 11th में पढ़ना है वो इतना ही है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है आपका पाई बॉन्ड। तो जैसा कि अभी हम प्रीवियसली आपको बता रहे थे कि जो पाई बॉन्ड है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। तो साइड वाइज या लेटरल ओवरलैपिंग दोनों एक ही बात है। जो साइड वाइज ओवरलैपिंग है वो कहाँ कहाँ हो सकती है, तो यहाँ पर केवल आपका p एंड p ओवरलैपिंग जो है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग कर सकता है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे कैसे ये ओवरलैपिंग करेगा। यहाँ पर दो p ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे। तो इनको तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह से वर्टिकली बनाना पड़ेगा। इस बार हॉरिजॉन्टली नहीं इनको बनाएंगे। ये दो p ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। इन दोनों क्या करेंगे, हम पास लाएंगे। तो इसका ये वाला लोब इससे इंटरेक्ट होगा, ये वाला लोब इससे इंटरेक्ट होगा, और यहाँ पर लिख सकते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग, ठीक है। देखिए ये दोनों पास पास जब आएंगे तो क्या होगा, ये दोनों जब पास आएंगे तो ये वाले लोब इंटरेक्ट करेंगे और नीचे ये वाले लोब इंटरेक्ट करेंगे। इन दोनों को नहीं मिलाना है, एक दूसरे से थोड़ा सा क्या करना है, ओवरलैप करना है। देख सकते हैं इसका इस तरह से आप डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। ये आपका दूसरा है, ये दोनों आपके p ऑर्बिटल्स हैं, p ऑर्बिटल, ये भी आपका क्या है p ऑर्बिटल,
और ये आपका जो ओवरलैप हुआ है, ये दोनों ओवरलैपिंग जो दो आपके ऑर्बिटल्स ओवरलैप हुए इसे बोलते हैं पी एंड पी ओवरलैपिंग। अब देखिए इसमें जो पोर्शन आपका ओवरलैप हुआ है उसको हम हाईलाइट किए दे रहे हैं। ये जो आपका ग्रीन से मैं मेंशन कर रहा हूँ पार्ट, ये इतना इतना ओवरलैप हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि ये दोनों ही पाई बॉन्ड हैं, बट गलती से कभी भी ऐसा मत कहिएगा कि ये अलग है पाई बॉन्ड, ये अलग है, यानी कि दो अलग अलग पाई बॉन्ड हैं। ये जो पूरा ओवरलैप हुआ है इसमें ये दोनों पोर्शन कंबाइंडली 1 पाई इलेक्ट्रॉन बोले जाते हैं या माने जाते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों कंबाइंडली क्या बोले जाएंगे? पाई बॉन्ड। इसमें ये मत मानिएगा कि ये 2 पाई बॉन्ड है, ये एक ही पाई बॉन्ड है, क्योंकि ये एक मतलब एट ए टाइम 2 ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से बने हैं या साइड वाइज ओवरलैपिंग से बने हुए हैं। तो ये आपका इस तरह से पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। अब एक चीज़ और बता दें आपको, एक्सियल बॉन्ड, एक्सियल ओवरलैपिंग के थ्रू जो भी आपके बॉन्ड बनते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं लेटरल ओवरलैपिंग या फिर साइड वाइज ओवरलैपिंग वाले बॉन्ड से। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो सिग्मा बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, उसकी बॉन्डिंग एनर्जी ज़्यादा होती है पाई बॉन्ड से। और जो आपका रिएक्टिविटी की अगर हम बात करें तो रिएक्टिविटी में पाई बॉन्ड ज़्यादा रिएक्टिव होता है सिग्मा बॉन्ड से, क्योंकि इसमें ये वीक होता है। इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डायनेमिक होते हैं, उनमें मोशन होता रहता है, तो वो बहुत आसानी से रिएक्ट कर लेते हैं किसी भी रीजेंट से। बट जो आपका सिग्मा बॉन्ड है उसके जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हैं वो स्टैटिक होते हैं, वो एकदम डायनेमिक नहीं होते हैं, बिल्कुल जहाँ होते हैं वहीं पे होते हैं। तो वो आपके केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट इतनी आसानी से नहीं करते हैं। तो ध्यान रखिएगा पाई बॉन्ड आपका वीक होता है सिग्मा से, बट पाई बॉन्ड आपका रिएक्टिव होता है सिग्मा से। ध्यान रखिएगा, ये दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है आपका एक नोड है, नोटेबल पॉइंट्स हैं, इन पे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। पहला पॉइंट है आपका, ओवरलैपिंग इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर वैलेंसी ऑर्बिटल्स नियर द न्यूक्लियस ऑफ एटम देन अ वैलेंसी ऑर्बिटल विच इज़ फार फ्रॉम द न्यूक्लियस। यानी कि जो आपका ऑर्बिटल, वैलेंसी ऑर्बिटल न्यूक्लियस के जितना नज़दीक होता है ओवरलैपिंग उतनी ही ज़्यादा इफेक्टिव होती है, उतनी ही ज़्यादा बेटर होती है। ये आपका एक कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। सेकेंड आपका पॉइंट है डायरेक्शनल ऑर्बिटल जो होते हैं, जैसे आपका पी ऑर्बिटल है वो ज़्यादा ओवरलैपिंग करता है इन कंपैरिजन नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल्स। नॉन डायरेक्शनल में आपका एस ऑर्बिटल आता है। देखिए जितने भी आपके ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप में होते हैं एक ही होता है एस ऑर्बिटल, वो डायरेक्शनल नहीं होता है, क्योंकि स्फेयर में आप डायरेक्शन नहीं डिसाइड कर सकते हैं। बट जो आपका पी ऑर्बिटल है उसमें जो 3 ऑर्बिटल होते हैं उसमें लिखा होता है साफ साफ पी एक्स ऑर्बिटल, पी वाई ऑर्बिटल, पी जेड ऑर्बिटल, यानी एक्स वाई जेड जो आपके मेंशन किए जाते हैं ये आपके क्या होते हैं? ये एक्सेस होते हैं, यानी कि ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही डी ऑर्बिटल भी डायरेक्शनल होती है। तो जितने भी आपके डायरेक्शनल ऑर्बिटल हैं वो ज़्यादा ओवरलैप करते हैं इन कंपैरिजन नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल्स, यानी कि एस ऑर्बिटल के कंपैरिजन। यहाँ पर देख सकते हैं। अब अगर ये आपका ओवरलैपिंग ज़्यादा और कम होता है तो इसके बेसिस पर हम बाइंडिंग एनर्जी भी बता सकते हैं, उसका ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑर्डर ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ वेरियस ओवरलैपिंग्स इज़ गिवन एज, जैसे देख सकते हैं पी एंड पी ओवरलैपिंग का सबसे ज़्यादा होगा एनर्जी, उसके बाद में पी एंड एस, यानी यहाँ पर जो एन लिखा है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 5 सॉरी 2 से स्टार्ट होगा, 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। और एस के केस में 1 से स्टार्ट हो सकता है, ध्यान रखिएगा। तो एन पी यानी पी एंड पी ऑर्बिटल अगर ओवरलैप होता है तो सबसे ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी। और एन पी एंड एन एस ऑर्बिटल अगर यूज होता है और ओवरलैपिंग में तो वो थोड़ा सा इसके कंपैरिजन कम होगा एनर्जी वाला। और एस एंड एस अगर ओवरलैपिंग करता है तो इसकी एनर्जी बहुत कम होगी, क्योंकि ये दोनों ही इसमें नॉन डायरेक्शनल ओवरलैपिंग है या नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल्स आपके इन्वॉल्व हुए हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर ये दोनों जो हैं आपके एस ऑर्बिटल अगर ओवरलैप करते हैं तो इनकी एनर्जी कम क्यों आती है, तो आप दे सकते हैं रीजन बिकॉज एस ऑर्बिटल इज अ नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल, here both non-directional orbitals overlap, therefore s and s overlapping have very
लीस्ट एनर्जी, यानी कि यहाँ पर सबसे कम एनर्जी रखता है। सिमिलरली अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें ओवरलैपिंग की, तो देख सकते हैं यहाँ पर अगर P एंड P एक्सियल ओवरलैपिंग करता है तो इसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। और अगर एक्सियल ओवरलैपिंग में S एंड P आता है तो थोड़ी सी एनर्जी इससे कम आएगी, और अगर S एंड S एक्सियल ओवरलैपिंग होती है तो उसकी सबसे कम आएगी, और अगर P एंड P साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं तो उसकी भी एनर्जी कम आएगी। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो तीनों आपकी ओवरलैपिंग हैं ये किससे रिलेटेड हैं, ये आपकी सिग्मा बॉन्ड से रिलेटेड है। और ये जो ओवरलैपिंग है ये किससे रिलेटेड है, ये आपकी पाई बॉन्ड से रिलेटेड है। तो ये जो आपका नोट है इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस छिपे हुए हैं, शॉर्ट आंसर टाइप के, मल्टीपल चॉइस, असर्शन रीजन, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको ध्यान रखिएगा। अब हम जानेंगे यहाँ पर जो आपके सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स हैं इनको काउंट कैसे करते हैं मॉलिक्यूल में, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलते हैं और आप नहीं कर पाते हैं। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे उनको कैसे काउंट करते हैं। देखिए बेसिक्स आपको ध्यान रखने हैं। जो आपके सिग्मा बॉन्ड होते हैं उनके लिए सबसे पहले देखिए जितने भी सिंगल बॉन्ड हैं, यहाँ पर देखिए पहले जैसे आपका कार्बन एंड कार्बन ये आपका है, ठीक है। दूसरा आपका सिस्टम है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तीसरा आपका सिस्टम है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अभी हम केवल ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं। तो इसमें आपका क्या होता है, केवल एक सिग्मा होता है, 1 सिग्मा, ठीक है। इसमें क्या होता है 1 सिग्मा कॉमा 1 पाई, हमेशा ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होगा 1 सिग्मा, जितने भी बच गए वो आपके पाई बॉन्ड हो गए। तो ये इतने इतने इसमें बॉन्ड्स होते हैं। तो देखिए यहाँ जो आपका अभी हमने आपको दिख रहा होगा, इसमें एक कॉमन चीज़ आपको नज़र आ रही होगी, वो ये नज़र आ रही होगी कि एक सिग्मा बॉन्ड तो होता ही है, यानी कि बिना सिग्मा बॉन्ड के पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं हो सकता है। यानी कि जो सिग्मा बॉन्ड है वो बेस होता है पाई बॉन्ड का, सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है, फिर उसके बाद में पाई बॉन्ड की अगर कंडीशंस हैं या रिक्वायरमेंट है या उसके लिए ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं तो आपका बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि पाई बॉन्ड आपका बन जाए और सिग्मा बॉन्ड ना बने। तो यहाँ पर जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं वो सब सिग्मा होते हैं, ध्यान रखिएगा। जितने डबल होते हैं उसमें 1 सिग्मा और 1 पाई होता है, और जितने ट्रिपल होते हैं उसमें 1 सिग्मा और 2 पाई होता है। देखिए इसको याद रखने का एक सबसे बेटर तरीका यही है, चाहे सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, 1 सिग्मा जरूर होगा, बाकी जितने बच गए वो आपके पाई बॉन्ड्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको हम करने वाले हैं। देख सकते हैं यहाँ पर जैसे आपका ये कोई मॉलिक्यूल है CH2 ये आपका मॉलिक्यूल है, इसमें आपको पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड निकालने हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। इसमें कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन हैं, ठीक है। और पर कार्बन 2 हाइड्रोजन भी हैं, क्योंकि CH2 लिखा हुआ है। मैंने बताया था आपको कि जो आपका स्ट्रक्चर है सबसे पहले क्या करते हैं, सारे एटम्स को सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच करते हैं, फिर उसकी वैलेंसी चेक करते हैं। देखिए हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, इसमें सभी हाइड्रोजन्स को 1 बॉन्ड मिला हुआ है, यानी कि हाइड्रोजन की वैलेंसी इसमें सेटिस्फाइड है, सही है। कार्बन को चेक करते हैं, कार्बन देखिए 1 2 3, यहाँ एक वैलेंसी शॉर्ट है क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। यहाँ देखेंगे 1 2 3, इसमें भी एक शॉर्ट है। तो शॉर्ट है उसको बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, एक बॉन्ड और बीच में दोनों के बढ़ा देते हैं। अब ये पूरा हो गया, तो ये आपका स्ट्रक्चर आया। अभी जो ऊपर हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया है इसको कैलकुलेट करने का, वो क्या है, जहाँ पर डबल बॉन्ड मिले वहाँ 1 सिग्मा और 1 पाई है। तो यहाँ पर देखेंगे हम जरा, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा हो जाएगा, 1 पाई हो जाएगा, ठीक है, इन दोनों एटम्स के बीच, कार्बन कार्बन के बीच। अब इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ये जो बना है सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा है। यहाँ पर भी ये हाइड्रोजन कार्बन के बीच में जो बना है ये सिग्मा है। यहाँ हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में जो बना है सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा है, और ये जो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बना है ये भी आपका सिग्मा है। तो टोटल सिग्मा बताइए कितने हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, कितने कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 सिग्मा हो गए एंड 1 आपका पाई हो गया, ठीक है। ये आपका निकल आया। इस तरह से निकालते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे आपका ये है
CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो जो ट्रिपल बॉन्ड बना है उसको तो आप वैसे ही रहने दीजिए, केवल हाइड्रोजन के जो बॉन्ड्स हैं उनको आप मेंशन कर दीजिए, ये आपका स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, जहाँ ट्रिपल बॉन्ड है उसमें देखेंगे एक तो सिग्मा ही होगा, ठीक है, बाकी ये दोनों आपके पाई हो जाएंगे, यहाँ पर एक सिग्मा हो जाएगा, और एक ये आपका सिग्मा है, और एक इनके बीच सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ सिग्मा है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 3 सिग्मा बॉन्ड्स, और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड आपका 2 पाई बॉन्ड्स हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से ये निकाला जाता है। एक और क्वेश्चन आपको बता देते हैं, थर्ड। जैसे आपका बेंजीन है C6H6, इसमें आपको अगर निकालना हो तो इसका जो बॉन्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूला है वो इस तरह से बनता है। इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं, और यहाँ पर एक एक हाइड्रोजन भी होता है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो ये कॉर्नर हैं ये आपके ये क्या हैं, यहाँ पर हर जगह आपका एक एक कार्बन है, चाहें तो उसको मेंशन कर सकते हैं, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, ठीक है, ये सब कार्बन है यहाँ पे। अब बताइए इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, कितने पाई बॉन्ड। देखिए इसमें 3 तो डबल बॉन्ड्स हैं, तो डबल बॉन्ड हैं तो उसमें एक एक तो पाई निश्चित है, ठीक है, ये आपका एक एक पाई हो गया। अब ये जो बचे हैं सारे के सारे, ये सिग्मा सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये कार्बन कार्बन वाले भी सिग्मा हम शो कर रहे हैं केवल। अब देखिए कार्बन हाइड्रोजन के बीच में भी एक सिग्मा है, हर जगह पे, यहाँ पे है ये एक, यहाँ कार्बन हाइड्रोजन के बीच एक सिग्मा है, ये कार्बन हाइड्रोजन के बीच सिग्मा है, और एक ये सिग्मा है। तो टोटल सिग्मा इसमें कितने हो गए, देखिए 6 तो आपके ये हो गए सिग्मा, और 6 आपके हाइड्रोजन वाले हो गए, 12 हो गए सिग्मा बॉन्ड। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हो गए आपके 12 सिग्मा, और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे, 3 पाई बॉन्ड्स हो जाएंगे। तो ये इस तरह से कैलकुलेट किए जाते हैं। और जो आपको हमने ये ऊपर रूल्स बताए हैं इनको ज़रूर ध्यान रखिएगा। ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 सिग्मा 1 पाई, सॉरी 2 पाई 1 सिग्मा, और डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई, और सिंगल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 9 पाई। नोट कर लीजिए इसे। और अभी आपको वर्कशीट मिलेगी, इसको आपको सॉल्व करना है, और इसको बहुत अच्छे से वॉच करिएगा। ये कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स हैं जो कि आपको अभी फर्दर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे 11th में ही, तो उसमें बहुत काम आने वाला है। तो ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रख के इसको लर्न करिएगा, ताकि आगे जो चैप्टर्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड उनमें आपको प्रॉब्लम ना आए।